गीता पुष्कर धामी पहुंची खटीमा, जहां गीता धामी का लोगों ने किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी घर घर भाजपा के नारे के साथ चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा। पीएम मोदी की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गंगा स्नान के पावन पर्व को मनाने सैकड़ों की संख्या में टनकपुर पहुंचे श्रद्धालु। शारदा घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, मां शारदा की पूजा अर्चना की। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर प्रदेश भर के सभी वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के घर के आंगन से मिट्टी इकट्ठा करने का चलाया जा रहा अभियान। जिला सैनिक कल्याण की तरफ से बाजपुर में सैनिक तारा सिंह दसोनी के घर के आंगन से एक कलश में लाई गई मिट्टी। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में देव दीपावली धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हर की पौड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ भी की गई आतिशबाजी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक यात्री वाहन खाई में जा गिरे। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई है, कई घायल भी हुए हैं। इस बीच जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य में टीम जुट गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ में खाई में गिरा यात्री वाहन, जिसमें 3 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आ रही है और कई अन्य घायल हैं। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव के लिए टीम कार्य में जुट गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है राजनीतिक गलियारे से, जहां पौड़ी में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दुष्यंत कुमार गौतम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी कार्यालय में बैठक भी की है। बैठक में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पौड़ी में भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की है, जिसमें पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। गीता पुष्कर धामी ने ग्राम अमाउग में घर घर जाकर प्रदेश संगठन की तरफ से दिए गए निर्देश के कड़ी में हर घर बीजेपी घर घर भाजपा के नारे के साथ चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत की और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हर घर पर झंडा लगाया। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी मौजूद रही, साथ ही सभी से बीजेपी से जुड़ने का निवेदन किया और ये भी कहा कि अब की बार 60 के पार के नारे के साथ मोदी जी जो विकास की योजनाएं चला रहे हैं वो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ये सोच है कि विकास की योजनाएं अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति तक पहुंचे और बीजेपी की उपलब्धियों के कारण ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और निरंतर पूरे प्रदेश में बीजेपी के विकास कार्यों के कारण क्षेत्र में उत्साह है और लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। घर घर बीजेपी हर घर बीजेपी के इस अभियान में अमाऊ के प्रधान जीवन धामी, गंभीर सिंह धामी, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष धाना भंडारी, सावित्री कन्याल, कैलाश मनराल मौजूद रहे। हर हर भाजपा।
आज भाजपा संगठन के द्वारा चलाया जा रहा अभियान हर घर भाजपा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारी समर्थन और उत्साह लोगों का देखने के लिए मिल रहा है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर सरकार कार्य कर रही है और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य कर रही है, योजनाओं को लाने का कार्य कर रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के द्वारा चलाया जा रहा जो है युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए संगठन जो है पूरी तरह से कार्य कर रहा है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के साथ ही किसानों में खुशी का माहौल दिखा। खटीमा में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य चौराहे पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लिए जाने पर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई, तो वहीं आतिशबाजी भी की गई। बधाई दूंगा और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। किसानों की एकजुटता जो थी और अपना आंदोलन उन्होंने अनुशासन में रह के करा, उसकी जीत हुई है और किसानों की ये सबसे बड़ी जीत हुई है। मैं एक चीज़ और चाहूँगा, अभी जितने 700-800 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए गवर्नमेंट को देना, और जो जितने मुकदमे हुए हैं किसानों पे सारे वापस होने के लिए। गंगा स्नान के पावन पर्व को मनाने सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु टनकपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दूर दूर से टनकपुर शारदा घाट पर श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचते हैं। मां शारदा की पूजा होती है। मान्यता है कि मां शारदा को गंगा मां की बहन कहा जाता है और यहां सच्चे मन से डुबकी लगाने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन घाट के किनारे भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें उड़द की दाल की खिचड़ी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। वहीं स्नान करने पहुंचे साधु संतों ने कहा कि आज का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आज के दिन सारे देवता जागे रहते हैं और आज के दिन लोग जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। हाँ, गंगा दशहरा का आज गंगा का बड़ा पर्व है, उसका बड़ा महत्व माना जाता है। उसका लोग पब्लिक आती है, जनता आती है, महात्मा आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर उसका महत्व लेते हैं। देवता सब जाग जाते हैं। हाँ, वहाँ का है, इसका पर्व ज़्यादा महत्व माना जाता है। परवी का है आज, कल परवी लेंगे, इसके बाद में पूर्णमासी के बाद में इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। गंगा माई उनका जो है सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो इच्छाएं हैं उनकी आते हैं मनोकामना लेके, उनकी सारी पूर्ण होती है। इस दिन पे देवता लोग जागे हुए रहते हैं, तो देवता लोग जागे हुए रहते हैं, तभी मनुष्य की सभी मनोरथ पूरी होती है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वो जनसंपर्क अभियान में भी जुटे हैं और सभा को भी संबोधित कर रही है। सीधी तस्वीरें खटीमा से। अगर आप नहीं भेजते तो ये कैंटीन भी नहीं खुलती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कैंटीन भी नहीं खुलती। तो बताइए, इसका श्रेय मुझे जाता है कि आपको जाता है? बताइए भाई, किसको जाता है? नहीं, आपको नहीं जाता, आपको जाता है। बोलो, हमको जाता है। आप बोलिए दोबारा से, किसको जाता है? पहले भी चुन के भेजे थे हमने, भेजे थे हमने, क्या मिला हमारे को? चलिए, मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सबका आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा है। वैसे आज पूरा हिंदुस्तान, इस पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अगर आज तक, और देश की आजादी से लेकर इन 60 सालों और 65 सालों का आप आकलन करेंगे
तो आपको ये 7 साल जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम हुए हैं, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया पर बढ़ा है, ये 7 साल कई गुना भारी पड़ने वाले हैं, कई गुना। हम किसी क्षेत्र की बात करें, जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बनी है, जितनी योजनाओं पर काम हुआ है, हम सैनिकों की बात करें, सैनिकों को -, डिग्री तापमान में सियाचिन के अंदर, ग्लेशियर के अंदर आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग सेवा करके आए हैं और उनके बूट खरीदने के लिए सालों साल तक इंतजार करना पड़ गया और सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। और मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री बने, तत्काल उस पर जो है स्वीकृति हुई और तत्काल जो है बूट से लेकर जितने गर्म कपड़े, जितने जो हमारे माइनस तापमान में पहने जाने वाले, चाहे बूट हो, चाहे हमारे जैकेट हो, चाहे अन्य नए प्रकार के उपकरण हो, सारे खरीदने की जो है स्वीकृति प्रदान हुई। पहले क्या होता था, जो सैनिक हमारे सीमाओं पर काम करते थे, अगर गोली दूसरी तरफ से आती थी तो गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जाता था। पहले पूछा जाता था, सीओ के यहां से पूछेंगे, सीओ पूछेंगे, ब्रिगेड में पूछेंगे, ब्रिगेड वाले डिप में पूछेंगे, डिप वाले जो है कमांड में पूछेंगे, कमांड वाले सेंट्रल कमांड में पूछेंगे, उसके बाद मंत्रालय में जाएगी, तब जाके बात आएगी सरकार के पास। और इसमें कई दिन बीत जाते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से उन्होंने कहा कि अब जो सैनिक देश की सीमाओं पर काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब किसी से पूछ रहा नहीं है, फिर गोली का जवाब गोली दे। ये पहली बार हुआ है देश के अंदर, पहली बार हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। एक दिन आप देखिए कि अभी थोड़ा ठंड पड़ेगी, दिसंबर का महीना आएगा, जब यहां का तापमान 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, कभी कभी होगा होगी, तो कैसी ठंड लगती है जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे केदारनाथ जी में, मैं केदारनाथ जी में गया था, तो -, डिग्री तापमान वहां पर हो रहा था। ऐसी ठंड हो रही थी कि मैं अपना जो कागज लिखकर गया था उसको पलटने में भी मेरी अंगुलियां निकल गई, जबकि उस समय तापमान 2 डिग्री हो गया था सुबह। आप कल्पना करिए, जो सियाचिन के अंदर, जो ग्लेशियर के अंदर -, डिग्री तापमान में काम करते होंगे, उनकी स्थिति कैसी होती है। और देश के अंदर एक लंबे समय से जो एक न्यूनता, जो एक संदेह का बादल हमेशा रहता था। हमारी सेना हमेशा से बहादुर रही है, हमारी सेना का जो इतिहास है अदम्य वीरता और साहस का रहा है। भारत की सेना पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक सेना रही है, लेकिन अगर नेतृत्व कमजोर हो तो सेना को भी सोचना पड़ जाता है। सेना का भी जो मनोबल है वो उस प्रकार से नहीं रह जाता है। आज देश के अंदर ऐसा मुख्य सेवक है जो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन अगर किसी के बीच में मनाते हैं तो हमारे वीर सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं। हम सब लोगों ने उसका अनुसरण किया है। इस बार मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी राज्यपाल, हम लोगों ने भी माणा के अंतिम पोस्ट पर जाकर हम सैनिकों के बीच में गए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करी, उनके परिवार के बारे में पूछा, उनकी निजी परेशानियों के बारे में पूछा, क्योंकि एक देश के अंदर नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी के आने के बाद आप देख रहे होंगे ऊपर से लेकर, चाहे भारत सरकार के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेशों में काम करने वाले या नीचे के लोग हैं, अब जो काम नहीं करेगा वो लंबे समय तक इस वर्ग कल्चर में जिंदा नहीं रह पाएगा।
ये नया कल्चर मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है। 1962 से लेकर अब तक। खटीमा में सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सरकार की उपलब्धियों को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। बढ़ते आगे, इधर देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक प्रदेश भर के सभी वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक के घर के आंगन से मिट्टी इकट्ठा करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति की तरफ से बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान में सैनिक तारा सिंह दसोनी के घर के आंगन से एक कलश में मिट्टी इकट्ठा की गई। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम के साथ सैन्य धाम को 5वां धाम बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सैन्य धाम को बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले बलिदानी जवानों के घरों के आंगन से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पूर्व जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति के अधिकारियों के साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने बलिदानी तारा सिंह दसोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति के सहायक अधिकारी बीएस रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक सम्मान यात्रा प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। ये सैन्य शहीद सम्मान यात्रा जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, जिसका कार्यक्रम 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। हमारे जनपद के अंदर में भी 15 तारीख से हम लोगों ने आरंभ कर दिया है और लगभग 3 ब्लॉकों के हमने कार्य समाप्त कर दिया है इसमें, और आज हमारा 4था ब्लॉक है, यानी विकासखंड बाजपुर में। कम काम ज़्यादा, साफ नियत सही विकास और वादे नहीं पक्के इरादे लेकर के ये है जो डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देवभूमि आए थे तो उन्होंने कहा था देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं है बल्कि 5 धाम है। यह सैन्य प्रदेश है और 5वां धाम जो है अब सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। 5वां धाम बनने जा रहा है। उसी की कड़ी में एक युवा जो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, ऐसे युवा शहीद तारा दसोनी जी के परिवार में हम लोग हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हर की पौड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ ही आतिशबाजी भी की गई। मान्यता है कि इस दिन देवता दीपावली मनाते हैं। पुराणों के अनुसार देव दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु से बलिराजा से मुक्ति मिली थी और वो स्वर्ग पधारे थे, जिसके बाद सारे देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दिवाली मनाई जाती है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हमारे तरफ से अगले साल सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में देव दिवाली मनाने का आग्रह किया जाएगा। जिस तरह हर की पौड़ी पर देव दिवाली मनाई गई, उसी तरह हमारे पूरे देश के धार्मिक स्थानों पर भी देव दिवाली मनाई जानी चाहिए। आप सब खड़े हैं और जहां भागीरथी मां हमारे साथ आप देख रहे हैं, हमारे जो गंगा सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ है, हमारे महामंत्री जी हमारे साथ है, सभापति जी हमारे साथ है। तो आज हमने ये गंगा सभा के ऑफिस में बैठ के ये कल को इस समय रात्रि काल में प्रतिपदा आ जाएगी, पूर्णमासी नहीं रहेगी। और ये जो आप इसको देख रहे हैं देव दीपावली को, ये वास्तव में देवताओं की। उत्तर प्रदेश में नज़ारा खास था क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही साथ यूपी के मुखिया और उत्तराखंड के मुखिया नजर आए। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहे। ऐसे में सीएम धामी ने न सिर्फ सीएम योगी से मुलाकात की बल्कि उत्तराखंड से जुड़े कई विषयों पर गंभीरता से बातचीत भी हुई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर दोनों राज्यों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर 2021 में किया जाएगा। यूपी दौरे में
हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो 21 साल से परिसंपत्तियों का जो हमारा मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, वो सारे मामले का समाधान हो गया है। दोनों राज्यों पर सहमति बन गई है और जो मामले न्यायालय में हैं उन मामलों को न्यायालय से वापस लेने की सहमति बन गई। दोनों राज्य सरकारें वापस लेंगी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सहृदय होकर हमारा जो एक रिश्ता है, आपस में गहरा रिश्ता, छोटे भाई और बड़े भाई का, उस रिश्ते के अनुसार दोनों ही राज्यों ने आगे बढ़कर दोनों चीज़ों में सहमति हुई है। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सारे मामले हमारे हल हो गए हैं। पर जो हमारा सिंचाई विभाग से संबंधित है 5700 हेक्टेयर जो भूमि है और 1700 मकान है, वो मकान और भूमि दोनों पर ज्वाइंट सर्वे होगा और 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को और बाकी उत्तराखंड के हो जाएंगे। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो देनदारी है 205 करोड़ रुपये की, वो हमको मिल जाएगी और किच्छा का जो बस अड्डा है वो भी उत्तराखंड को मिलेगा। इसी प्रकार से आवास विकास की जो परिसंपत्तियाँ हैं उसमें 50% देनदारियाँ और 50% जो भी उसमें संपत्ति है, दोनों का आधे आधे के आधार पर 50-50% में बंटवारा हो गया है। इसी प्रकार से नानक सागर झील है, हमारा ये गदरपुर वाला जो झील है और साथ में गंग नहर है, इन सभी पर जो हमारा साहसिक पर्यटन है, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ वहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। 2 हमारे बैराज जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बनबसा का और यहाँ का किच्छा का, इन दोनों पर ही जो है उत्तर प्रदेश की सरकार इसके पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। सभी बिंदुओं पर सहमति हो गई और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखंड को 15 दिन के अंदर हस्तांतरित किया जाएगा। वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड को किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर स्थित धौरा बैगुल नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई। गुरुवार को बैठक में सभी प्रकरणों पर सहमति बनी। 21 सालों से जो प्रकरण लंबित चल रहे थे उनका निस्तारण किया गया। कुछ प्रकरणों पर 15 दिनों का समय लिया गया। ऐसे प्रकरणों पर दोनों राज्यों द्वारा ज्वाइंट सर्वे कर निस्तारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आंकलन के लिए संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जाएगा। दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनी कि न्यायालयों में लंबित विभिन्न वादों को वापस लिया जाएगा और आपसी सहमति से मामलों का हल होगा। 2 बैराज, भारत नेपाल सीमा पर बनबसा बैराज और किच्छा का बैराज जो आपदा से नुकसान के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इन बैराजों का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उत्तराखंड में अवस्थित परिसंपत्तियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50% के अनुपात में बंटवारा होगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, सभी मांगों पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का आपस में बड़े और छोटे भाई का संबंध है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी, उत्तराखंड के सचिव श्री रंजीत सिन्हा, प्रमुख अभियंता सिंचाई श्री मुकेश मोहन और उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा था उससे वापस लेने की घोषणा की है। इसको लेकर किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं इस मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद है। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान हितों के लिए फैसला लिया है। 3 जो बिल बनाए थे कृषि कानून पे, वो वापस लेने का फैसला लिया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो वापस लेने की आज घोषणा की है,
निश्चित रूप से उसके पीछे उनकी कोई बड़ी सोच होगी और किसानों ने उसका स्वागत किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो देश के हित में लिया होगा। अगर हम आम जनता की बात करें, जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रवादियों की, तो वो इस कानून वापस लेने को कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं, आम जन के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, क्योंकि सभी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था वो किसानों के अच्छे भविष्य की सोच के लिए लिया था, जिसमें सभी साथ थे। देखिए, ये सच है कि जो कृषि कानून बने थे वो व्यापक हित में बने थे, लेकिन कहते हैं लोकतंत्र में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो ये भी एक लोकतंत्र का सिद्धांत है। आगामी चुनाव में कितना फायदा लगता है बीजेपी को होने वाला है कानून वापस लेने पर? कोई जो कानून बनाया गया था वो चुनावी हित के लिए नहीं बनाया गया था। अगर कानून वापस लिया गया तो उसके पीछे भी कोई चुनावी कारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़े कारण होंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। एक सवाल और आपसे, जो सीएए के विरोध में बैठे हुए थे, शाहीन बाग पे कब्जा करके, वही लोग जो है सिखों के साथ लगे हुए थे किसान आंदोलन में, तो ऐसे में वो लोग भी एक तरीके से उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे, उनकी मंशा भी करेगी कि हम दोबारा आंदोलन करें, तो ये सब कैसे मैनेज करेगी बीजेपी और केंद्र सरकार? नहीं, पहले भी मैनेज किया, अब भी मैनेज करेंगे। अब कितने किसान इस समय आंदोलनरत है? बहुत कम किसान इस समय तमाम जो जगहों पर जो उन्होंने नाकेबंदी की थी, कितने किसान वहाँ पर आ रहे थे, तो कोई उस भय के कारण ये कानून वापस लिया गया, तो ये गलतफहमी सीएए समर्थकों को भी नहीं होनी चाहिए और किसानों को भी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की मुश्किलें बरकरार रहेगी कानून वापस लेने से, या कुछ सफलता उनको मिलेगी? देखिए, पक्ष विपक्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए इसको। मैंने कहा कि ये कानून जो बनाए गए थे ये किसानों के हित के लिए बनाए गए थे, राष्ट्र के व्यापक हित में बनाए गए थे, इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।